हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट के एक और सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मैटर के रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मास एंड वेट। ये मास और वेट है क्या? अगर हम मास की बात करें तो दोस्तों ये भी एक वेट है और वेट ही है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि अगर मास की बात करेंगे तो अब्सेंट ऑफ ग्रेविटी है ना, किसी भी मटेरियल का जो वेट होगा वो ग्रेविटी के अब्सेंट में वो मास कहलाती है। और जो वेट होती है ट्रू वैल्यू होती है, उसमें ग्रेविटी इंक्लूडेड रहती है। जैसे हम बात करते हैं कि हम अर्थ पे है और अर्थ पे अगर है, हम लोग अर्थ पे है तो अर्थ पे अगर है तो यहाँ पे वेट मेरा 10 kg है, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न है कि यहाँ पे क्या लग रही है, यहाँ पे लग रही है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या करती है, वेट में इंक्लूड रहती है। लेकिन अगर हम इसी 10 kg वेट को मून पे ले जाएंगे तो वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जब वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी तो उनका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। 1/6 कम हो जाती है वेट, तो वहाँ पे वेट कम हो जाती है, 8 kg हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया, जगह को चेंज करने से, ग्रेविटी को हटाने से बदल गया। तो ये 10 kg जो है ये ग्रेविटी इंक्लूडेड है इसमें, तो ये 10 kg हमारा वेट कहलाएगा सेम ऑब्जेक्ट का, और ये 8 kg हमारा क्या कहलाएगा, मास होगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं है पर ऑब्जेक्ट सेम था। तो सेम ऑब्जेक्ट के लिए जब ग्रेविटी अब्सेंट हो, है ना, ग्रेविटी क्या हो, अब्सेंट हो, तो जब ग्रेविटी अब्सेंट रखेंगे हम लोग, ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट ये क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। ग्रेविटी को आपको क्या करना है, अब्सेंट करना है, ग्रेविटी लेनी नहीं है ना, ग्रेविटी को आप क्या कर देंगे, अब्सेंट कर देंगे। जैसे ये हमारा ग्रेविटी अब्सेंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, तो वेट की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेविटी को रखा है ना, ग्रेविटी को रखा और उनके बाद उसको मेजर किया, तो उसको मेजर करने के बाद जो उनका ऑब्जेक्ट जो वेट आएगी वो जेन्युइन वेट कहलाएगी, ठीक है, ट्रू वेट। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में वेट बहुत कम यूज करते हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ही लेते हैं मेजरमेंट में। उसका रीज़न आप लोगों को हम बता देते हैं। उसका रीज़न ये है, सबसे बेहतरीन रीज़न यही है कि अगर हम मास लेंगे, ठीक है, तो मास लेंगे तो इसमें ग्रेविटी रहेगी नहीं, इसमें ग्रेविटी नहीं रहने वाली है, आप लोग जानते होंगे। तो जब ये ग्रेविटी नहीं रहेगी तो इनका कोई भी क्वांटिटी किसी भी जगह पे चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कहीं पे भी करते हैं, अर्थ पे करते हैं, अर्थ के एबव करते हैं, तो वहाँ पे अगर मास में ही चेंजेज होना शुरू हो जाएगा, वेट में ही चेंजेज होने शुरू हो जाएगी, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलने लगेगा ना, उनका जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हम वेट, ट्रू वेट कभी नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, उनके ग्रेविटी को हटा देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। रीजन बिंग्स यही है, रीजन उसका यही है कि ये मास की प्रॉपर्टीज, तो मास की प्रॉपर्टीज क्या होगी, कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग मास को लेते हैं, ट्रू वेट को नहीं लेते हैं। और अगर हम वेट को लेंगे तो आप जान ही रहे हो, अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें वेट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी ही मेन कारण है एक वेट को चेंज करने का। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट while इट इज फोर्स exerted बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आपको वेट अगर लेना हो, अगर वेट लेना हो तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो इंक्लूडेड रहेगी। लेकिन मास ऑफ सब्सटेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेट वैरी करती है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ग्रेविटी के चेंज होने से वेट वैरी करती है। ऐसा यूनिट अगर बात करें मास का तो केजी होती है, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट केजी होती है। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम को समझना बहुत इजी है, ठीक है। इजी कैसे, वॉल्यूम को समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्पेस है ना, एक
स्पेस है और वो स्पेस क्यूबिकल होना चाहिए। वो स्पेस क्या होना चाहिए? क्यूबिकल होना चाहिए। तो ये टोटल स्पेस जो है, टोटल ऑक्युपाइड स्पेस है ना, टोटल ऑक्युपाइड स्पेस, टोटल ऑक्युपाइड स्पेस यानी कि 3D क्यूबिक का एक स्पेस हो हमारे पास, और उसके अंदर आप क्या करोगे, कितना चीज़ आप इसमें रख सकते हो, है ना, वो उनका वॉल्यूम होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में एक कमरा हो सकता है ना, रूम, ठीक है, तो रूम का वॉल्यूम अलग होगा। सिलेंडर, सिलेंडर में भी गैसेस आती है, उसका वॉल्यूम अलग होती है। ड्रम, तरह तरह का ऑब्जेक्ट और तरह तरह का स्पेस होता है उसमें। तो टोटल जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है, टोटल स्पेस जो रखता है वो उसका वॉल्यूम कहलाती है। समझ में नहीं आया? चलो समझाते हैं, फिर से अच्छी तरह से समझा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं ना। आप टोटल कितना भर सकते हो? यहीं पे भर सकते हो सामान, इससे ज़्यादा भरोगे तो क्या हो जाएगा? गिरना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ आप ही लोग। ये गिरना शुरू हो जाएगा, ये इतना ही फिलअप हो सकती है, ठीक है। तो टोटल जो भर दिया हम इसमें, ये टोटल भरा हुआ सामान ही हमारा वॉल्यूम कहलाता है। वो कंटेनर पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? कंटेनर पे। अगर हम दूसरा कंटेनर लें, जैसे ये बड़ा जैसा ड्रम लेते हैं, ठीक है, बड़ा जैसा ड्रम में बड़ा ज़्यादा सामान आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी? फिलअप हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा। यानी टोटल स्पेस कितना है, इसकी कैपेसिटी कितना है कि हम इतना सामान भर सकते हैं, है ना, वही उनका वॉल्यूम कहलाती है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं। चलो डेफिनेशन की बात कर लें। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो देख लो, डेफिनेशन वॉल्यूम का क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ 3D डायमेंशनल स्पेस, है ना, क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 3D डायमेंशनल स्पेस होना चाहिए। तो 3D डायमेंशनल स्पेस हो और वो इनक्लोज्ड हो, वो टोटल स्पेस जो कहलाएगा, वो टोटल स्पेस कहलाएगा हमारा वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइज स्पेस कंटेंट्स, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी भरे उसमें, टोटल जो जगह होगा उनका, वही हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का अगर एसआई ड्राइव यूनिट की बात करें तो क्यूबिक मीटर होगा। कैसे होगा वो आप लोग जानते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होगा? 3D ऑब्जेक्ट में तीन चीज़ें होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और हाइट होती है। बट फ्रेंड्स, ये सब है क्या? ये सब तो एक डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का हम लोग लेते हैं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा? मीटर पे पावर 3, है ना, मीटर पे पावर 3 हो जाएगी। ये ड्राइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी बात की हुई है। अगर जिसको समझ में नहीं आता तो जा करके पिछला लेक्चर देखे, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब सेम आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास ऑक्युपाइड, है ना। डेंसिटी क्या है? मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, नॉन एज डेंसिटी। जैसे हम बात करते हैं, इसको फॉर्मूला से समझने की बात कोशिश करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मास हम किसी चीज़ में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? एक खाली जगह है कि नहीं? तो खाली जगह ये एक स्पेस है ना, ये एक क्या है? एक स्पेस है। जब किसी भी खाली जगह में हम लोग मास को डालते हैं, इस मास की कैपेसिटी कितनी है कि हम इतना आ सके, है ना, वही उनका डेंसिटी कहलाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे हम आप लोग बात करेंगे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें बालू डाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सैंड, सैंड डालते हैं। और उसके बाद क्या डालते हैं? इसमें वाटर डालते हैं। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? एक और कंटेनर लेते हैं, इसमें गैस डालते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ, इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा कौन सा सामान भरेगा इसमें? सबसे ज़्यादा मास किस में भरेगा? तो जाहिर सी बात है, सैंड वाली भरेगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सैंड की होगी। यानी कि क्राउडनेस, है ना, मॉलिक्यूल से जो आप भर रहे हो उनका मास किस में सबसे ज़्यादा भरा जा सकता है, ठीक है, और कौन सा मास सबसे ज़्यादा भरा जा सकता है? तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट सेम रहेगी, मतलब सॉरी,
कंटेनर सेम रहेगा, स्पेस सेम रहेगी, लेकिन उसमें भरने वाले ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझ में आ गया। देखो कैसे आ गया समझ में, क्योंकि ये मास के मॉलिक्यूल्स जो सैंड का लिए है हम लोग, ये होते वजनदार है, ठीक है, वजनदार है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरेगा ये। तो आप अगर इसको वेट में उठाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको वजन लगेगा, है ना, उठाने में। वही ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो इसमें हल्का हल्का स्पेस बच जाएगी, ठीक है। तो इस वाटर की डेंसिटी इस कंटेनर के लिए अलग हो जाएगी। गैस तो बहुत कम भराएगा भाई, हवा जैसा लगेगा उठाने में, तुरंत भरो तुरंत उठा लो, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी मास की होगी, सैंड की होगी। सैंड की क्यों क्यों होगी? क्योंकि इसकी मास सबसे ज़्यादा भरी जा चुकी है इस कंटेनर में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। डेंसिटी को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, या फिर रो से डिनोट करते हैं ना, दोनों है। ये रो कहलाता है, RHO, रो, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू मास हो गया m/v, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है। अगर SI यूनिट की बात करें, इसका SI यूनिट की बात करते हैं तो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। SI यूनिट की बात करते हैं किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी का SI यूनिट की बात करेंगे तो आप kg मीटर क्यूब ले सकते हो माइनस में, ठीक है, या फिर आप ग्राम सेंटीमीटर पे माइनस क्यूब ले सकते हो, या LV फुट माइनस क्यूब ले सकते हो। इस तरह से आप इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर। फ्रेंड्स, टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या? देखो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या, मेजरमेंट ऑफ, क्या चीज, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, यही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये किसके बारे में बताता है, डिग्री ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है, वो इसमें कितना ज़्यादा हीट है मिला हुआ है, वही हमारी चीज़ें बताती है। फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम फिजिकली बाहर से करते हो, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग 3 तरीके से मेजर करते हैं, 3 स्केल्स पे मेजर करते हैं, केल्विन पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे और डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके दोनों में रिलेशन हम बताते हैं। अगर हमको केल्विन में कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या करना है, केल्विन में निकालना है, तो के इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, आप 273 लिख लो। यह फॉर्मूला है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का। जैसे हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल हो जाएगा 298 केल्विन, केल्विन में चला जाएगा। सेम दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32, ठीक है, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर हम इस पर एक एग्जांपल लें तो जैसे हम मान लेते हैं ना 25 डिग्री सेल्सियस है, सबसे बढ़िया यही लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 लिखना होगा फार्मूला को, उसके बाद डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 25 लिखना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा, 32 लिखना होगा। 5 5 जो कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 प्लस 32, ठीक है, कितना हो गया ये 7 और 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी वो। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। दोस्तों अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की।
देखो इस जगह से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, आप खूब बढ़िया से समझोगे इसको। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है। अगर हम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर ले लिए, तो वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है और 273 केल्विन होती है। ये इनका फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होती है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देख लो, एवरेज में कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहेगी। 98.6 है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके बाद 310 केल्विन टेम्परेचर जो है। ये अलग अलग यूनिट में, टेम्परेचर सेम है बट यूनिट अलग अलग है। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, अगर 0 केल्विन की बात करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। ये 3 टेम्परेचर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। ठीक है, काम आएगी, आपको याद कर लेनी है ये चीज़ें। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि आप मास को, एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे ना, कंपाउंड होगा हमारे पास, उसको कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बनाओगे आप, कंपाउंड बनाओगे। ठीक है, कंपाउंड बनाओगे। तो सबसे पहला नियम है हमारे पास, लॉज है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास में सीधा सा यही कहा गया है कि कभी भी, है ना, कभी भी क्लोज्ड स्टेट में, यानी कि जहाँ पे ग्रेविटी वगैरह ना हो, ठीक है, क्लोज्ड स्टेट में एक बंद जगह पर रख लेते हैं हम लोग, ग्रेविटी हो सकती, मास तो है तो ग्रेविटी रहेगी ही नहीं, है ना, आप तो जान ही रहे हो। कभी भी मैटर ना ही हम उसको बना सकते हैं, नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं, जो हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। हम नष्ट नहीं कर सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है नष्ट करने की, और ना ही क्रिएचर वाली क्षमता है। ठीक है, ना ही क्रिएट कर पाएंगे ना ही नष्ट कर पाएंगे, हम सिर्फ फॉर्म को ट्रांसफर करेंगे, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इस नियम को किसने दिया था, तो एंटोनी लेवाइजर ने दिया था। ठीक है, एंटोनी लेवाइजर ने दिया था 1789 में। देखो फ्रेंड्स, एक बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसको सोचोगे। ठीक है, मतलब घर में बैठ करके थोड़ा सोचोगे। कह रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है उस पार्टिकल पे जब लाइट ब्रेक होती है पैकेट ऑफ क्वांटा से, है ना। देखो ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, अभी तो समझ में नहीं आएगी, पर है बहुत एडवांस और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि लाइट जब ब्रेक होती है ना, जैसे सनलाइट है, जब वहाँ से वो ब्रेक होती है फोटोन के रूप में आती है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, आपका आंसर होना चाहिए नहीं, है ना। आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। ठीक है, वो आप जब हाई लेवल पे पढ़ेंगे फोटोन के बारे में तब आप लोग जानेंगे, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है एक फोटोन। ठीक है, तो जब पैकेट ऑफ क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है तो लॉ ऑफ मास वैलिड होगी नहीं, क्योंकि मास तो मास पे वैलिड होगी ना, एनर्जी पे कैसे वैलिड हो जाएगी। तो एनर्जी भी ना हम बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी में भी सेम लॉ लगती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस चीज़ के लिए वैलिड नहीं, एनर्जी के लिए वैलिड नहीं है ना, क्योंकि ये मास के लिए सिर्फ वैलिड है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, CH4 है, फिर 2O2 है, और ये फॉर्मेशन होता है CO2 का और 2H2 होगा, 2H2 होगा। यहाँ पे CH4 का जो मास है और 2O2 का जो मास है ना, उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वही मास ट्रांसफ़र होती है CO2 में और H2O में,
अगर आप इस जगह का मास दोनों का जोड़ोगे और इस जगह के मास दोनों का जोड़ोगे, यानी प्रोडक्ट में जितना भी मास है सबको और रिएक्टेंट में जितना मास है सबको, अगर आप सबको जोड़ेंगे तो मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा उनकी वैल्यू। अगर इधर 24 ग्राम होती है जोड़ जाड़ के, तो इधर भी 24 ही ग्राम होगी। मतलब जितना तुमने लगाया था उतना ही इधर बना भी है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही कहता है। हम इस पर न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले टॉपिक में नए एनर्जी के साथ। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जहाँ पे दिक्कत आ रही है हम धीरे धीरे वीडियोस के क्वालिटी कंटेंट को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय।